हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि मैंने बोला था, आपके लिए डीबीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज लेके आने वाली हूँ। सो आज से हम लोग पेपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर ना ओनली क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें थ्री ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर सीरीज से डेफिनेटली आपका काफी ज्यादा नॉलेज बूस्ट होने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है तो उसके बाद ये पेपर सीरीज सोल्व करने के बाद आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक के साथ डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। आप सीरियसली मेरे साथ जुड़े रहिए। 1 महीने तक ये पेपर सीरीज चलने वाली है, जिसमें जितना हो सकेगा पॉसिबल उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर के तो मिनिमम मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज पेपर सोल्व कर रहे हैं हम लोग 2019 का। इसमें सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ आज, और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हॉर्मोन्स दैट हैव इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड दोज दैट हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज दैट द फॉर्मर इज यूजुअली। तो आपको पता है कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ओके, और एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर जो आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो इसका क्या रीजन है कि एक रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और एक रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर प्रेजेंट है? क्योंकि ऐसे लिगेंड, ऐसे हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो उनका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इंट्रासेल्युलरली सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की या हार्मोन की, ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोफोबिक नेचर के जो भी हार्मोन्स होंगे वो क्या कर पाएंगे? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। तो चार्ज्ड ग्लाइकोसाइलेटेड और हाइड्रोफिलिक, ये जो सारे हैं ये किस नेचर के हैं? ये पोलार नेचर के हैं। ग्लाइकोसाइलेशन बाहर की आउटर साइड में होता है, हमें पता है। और चार्ज्ड और हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? पोलार नेचर के होते हैं। तो ये आउटर साइड में प्रेजेंट रहेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन हाइड्रोफोबिक क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये फोर्थ, डी नंबर का। ओके, सो आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसका लॉजिकली भी आप आंसर निकाल सकते थे, हाइड्रोफोबिक। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज बीन एडवाइज्ड टू टेक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। Which one of the following biological processes is most likely to be the reason for the allergy? तो अगर एंटीहिस्टामिन ड्रग लेने के लिए बोला है, इट मींस कोई ना कोई मास्ट सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। क्योंकि मास्ट सेल क्या होती है? एक ऐसी इम्यून सेल होती है जिसके अंदर कुछ वेसिकल, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन के। ओके, और जब भी कोई एलर्जिक मॉलिक्यूल, पोलन ग्रेन्स है या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर एलर्जी कोज करवा रहा है, तो वो किस वजह से करवाता है? फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन सिक्रीट करती है। तो जैसे ही हिस्टामिन सिक्रीट होता है, हिस्टामिन क्या करता है? एक एलर्जी रेस्पॉन्स क्रिएट करवाता है बॉडी के अंदर। तो अगर एंटी हिस्टामिन लेने के लिए बोला है, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ? मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हुआ। जैसे डीग्रेनुलेशन हुआ, हिस्टामिन सिक्रीट होने लग गया, और अब हमें क्या करना है? एंटी हिस्टामिन ड्रग लेना है, ताकि वो एलर्जी क्या हो? एलर्जी रेस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। थाइमोसाइट मेच्यूरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि थाइमोसाइट मेच्यूरेशन क्या होता है? थाइमस के अंदर अगर टी सेल का जो मेच्यूरेशन होता है, एक स्टेम सेल होती है टी सेल की, जो डिवाइड होती है एक टी सेल के अंदर, एक वापस से स्टेम सेल के अंदर, और जो वो थाइमोसाइट के अंदर डिवाइड हुई उस टी सेल को बोलते हैं थाइमोसाइट। वो वहां पे बोन मेरो में जाएगी वापस मेच्यूरेशन के लिए। तो इस तरह से थाइमोसाइट मेच्यूरेशन होता है बोन मेरो के अंदर, और थाइमस के अंदर क्या होता है? उसका डिवाइडेशन होता है। तो ये अलग प्रोसेस है, एलर्जी में इसका कोई रोल नहीं है। और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हमें पता है क्या होता है? एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। जब एंटीबॉडी जनरेट करवा रही होती है बी सेल एंटीजेंस के अगेंस्ट, तब क्या होता है?
उसमें सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज करवाई जाती है। ओके, तो ये वीडीजे रिकॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। इसमें अलग अलग टाइप से रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक इतनी सारी एंटीबॉडी रिलीज कर सकती है बी और टी से। ओके, और क्लास स्विचिंग के अंदर भी इसका रोल होता है। देन बाइस्टेंडर लाइसिस भी नहीं हो सकता। बाइस्टेंडर लाइसिस क्या होता है? एक ऐसा लाइसिस सेल का जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे से होता है। ओके, ये भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। इम्यून सेल में कॉम्प्लीमेंट पाथवे से अगर कोई अनदर सेल, नियर बाई सेल को अगर लाइसिस करवाया जा रहा है, डिग्रेड करवाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइस्टेंडर लाइसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, जो क्या करेगी? हिस्टामिन को सिक्रेट करती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement is not true for an enhancer element? तो enhancer element क्या होता है? एक कोई भी जीन होता है, डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं जिसको बोलते हैं जीन। ओके, तो उसके अंदर कोडिंग रीजन होता है कुछ, जिसको बोलते हैं एक्सोन, कुछ नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको बोलते हैं इंट्रोन, उसके बाद कुछ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और उसके अपर स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसको प्रोमोटर, ऑपरेटर और एनहांसर ये सब बोल सकते हैं। ओके, तो एनहांसर क्या है? किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को एनहांस करवाएगा, इसके नाम से पता चल रहा है। और एनहांसर क्या है? एक सिस एक्टिंग सीक्वेंस है, क्योंकि ये जीन के अंदर ही प्रेजेंट है, उस डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सिस एक्टिंग। और अनदर कोई सब्सटेंस आके, कोई मॉलिक्यूल वहां आके बाइंड हो रहा है और उस जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस। लाइक रिप्रेसर ऑपरेटर से आके बाइंड होता है, तो रिप्रेसर क्या हो गया? ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस। और ऑपरेटर क्या हो गया यहाँ पे? सिस एक्टिंग। तो इसी तरह से सिस एलिमेंट है एनहांसर। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इस तरह से जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जीन है, लाइक, तो जीन के अपर साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है और डाउन स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो सकता है एनहांसर। ये सारे रेगुलेटरी सीक्वेंस अपर स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो सकती हैं और डाउन स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ओके, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और कुछ, और इसमें नॉट ट्रू ढूंढना है हमें। तो इट कैन बी डाउन स्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स, तो ये ट्रू है बिल्कुल। डाउन स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो सकता है, जिस जीन को ये रेगुलेट कर रहा है उस जीन के, ये जैसे ये जीन है और ये प्रमोटर है, तो इसके डाउन स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये करेक्ट है। इसके बाद इट कैन ओनली रेगुलेट ए नियर बाई जीन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये नियर बाई जीन नहीं, अनदर काफी सारे जीन को रेगुलेट कर सकता है, जैसा कि हम लेक ओपेरॉन के अंदर देखते हैं, ए बी जेड, इस टाइप के काफी सारे जीन होते हैं जिनको काफी लॉन्ग डिस्टेंस में प्रेजेंट होने के बाद भी उसको रेगुलेट कर सकता है। तो ओनली और इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पे आ जाए, वो स्टेटमेंट हमेशा ऑलवेज, ओनली, इस टाइप के स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं जनरली बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट बायोलॉजी में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर रहता है। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उसके बाद इट कैन बी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स, ये भी करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अपस्ट्रीम में भी प्रेजेंट है। उसके बाद इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन ऑफ द जीन, हाँ, ये इंट्रॉन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। इंट्रॉन क्या होता है? जब मैसेंजर आरएनए बनता है, किसी भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो वहां पे कुछ सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस होती है, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। कोडिंग सीक्वेंस को बोलते हैं एक्सॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बोलते हैं इंट्रोन। जब उसको स्प्लाइस आउट कराएंगे, मैसेंजर आरएनए का मैच्योरेशन होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, तब क्या होगा? उसमें इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाएगा बाय स्प्लाइसिंग। ओके, तो इंट्रोन के अंदर भी एनहांसर सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया? ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statements about allele is not true? तो एलील्स के बारे में हम लोगों को सबको पता है, एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रेसेसिव एलील होता है। सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर सेम लोकेशन पे एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं
इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं और कोडोमिनेंस भी शो कर सकते हैं दोनों एलील। ओके, लेकिन वो सिस्टर क्रोमेटिड पे सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकेशन नहीं हो सकती एक ही एलील की। ये बात माइंड में रखना। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो दे में ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई इन द सेम क्रोमोसोम। तो ये बिल्कुल नॉट ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें नॉट ट्रू ढूंढना है हमें। ये डिफरेंट लोसाई इन सेम क्रोमोसोम नहीं होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही लोसाई उसका प्रेजेंट होता है। जहां पे एलील प्रेजेंट होता है उस लोकेशन को बोलते हैं लोकस। ओके, और लोसाई। देन देयर में बी सेवरल एट वन लोकस। ये भी हो सकता है एक लोकस में काफी सारे एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एलील की काफी सारे लोकस प्रेजेंट नहीं हो सकते सेम क्रोमोसोम पे। ओके, सो बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सी क्या है, वन में बी डोमिनेंट ओवर अनदर। ये भी ट्रू है, क्योंकि हम लोग देखते हैं टॉल और ड्वार्फ के बीच में एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। उसी तरह से दे में शो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स दोनों अपना अपना करेक्टर शो कर रहे हैं, दोनों ही अपना ट्रेट दिखा रहे हैं वहां पे। ओके, तो डोमिनेंट वाला भी अपना करेक्टर शो करेगा और रेसेसिव वाला भी करेगा, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील ए इज डोमिनेंट ओवर एलील ए। ये क्या है, कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। ओके, एंड रिजल्ट इन डार्क स्किन पिगमेंटेशन। तो जो डोमिनेंट वाला जो एलील है यहाँ पे, वो क्या करवा रहा है, डार्क स्किन पिगमेंटेशन करवा रहा है। In a mating of capital A small a with capital A small a, if 6 offsprings are produced, the probability of all having dark pigments is। तो डार्क पिगमेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर 6 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और किसके बीच में मेटिंग करवाई जा रही है, हेटेरोजाइगस के बीच में मेटिंग करवाई जा रही है। तो इस तरह से ये पुनेट स्क्वायर है, यहाँ मेटिंग करवा के देख सकते हैं। ये बिल्कुल कैपिटल ए आ जाएगा होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, और फिर ये होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इन जिसके अंदर भी डोमिनेंट एलील आ रहा है वो क्या करेगा, डार्क पिगमेंटेशन शो करेगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, डार्क पिगमेंट की। तो ये तीनों के अंदर क्या होगा, डार्क पिगमेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये डोमिनेंट है इस एलील के ऊपर और डार्क पिगमेंट शो करेगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो डार्क पिगमेंट की, वो क्या हो गई 3/4, क्योंकि 3 क्या है डार्क पिगमेंट वाले, एक अलग है। तो 3/4 क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी एक ऑफस्प्रिंग की। तो इसमें 6 ऑफस्प्रिंग्स पूछा है, तो 3/4 को 6 टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ये तीनों ही क्या है, डार्क पिगमेंट शो करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 फॉर डार्क पिगमेंट, और लाइट पिगमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। तो ये 1 है और 4 में से 1 में क्या आ रहा है, सिर्फ लाइट पिगमेंट। तो 6 ऑफस्प्रिंग के लिए निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये डिजिट आने वाली है। तो इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1772 समथिंग यहाँ पे आ जाएगी डिजिट। ओके, तो 0.1772 मीन्स उसको 0.18 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है, ए बैक्टीरियल कल्चर ग्रोन इन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर would incorporate the radio label in the tetrapeptide। तो ऐसा कौन सा टेट्रापेप्टाइड है जिसके अंदर सल्फर रेडियोएक्टिव इनकॉर्पोरेट होगा। ओके, तो हमें पता है ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड होगा उसी के अंदर क्या होगा, सल्फर रेडियोएक्टिव इनकॉर्पोरेट होगा। तो इसलिए मैंने बोला था जब अमाइनो एसिड पढ़ा रही थी तब कि आपको अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर
और उसके मेन जो फंक्शन है, मेन जो फैक्ट्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सल्फर कंटेनिंग है, कौन सा एसिडिक अमाइनो एसिड है, कौन सा बेसिक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो थे, एक तो था मिथ्योनिन और एक था सिस्टीन। लेकिन मिथ्योनिन के अंदर SH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन सिस्टीन के अंदर ओनली S प्रेजेंट। मिथ्योनिन के अंदर सल्फर के नीचे एक और मिथाइल ग्रुप आ जाता है, लेकिन सिस्टीन में क्या होता है, थायल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली जिस टेट्रापेप्टाइड के अंदर सिस्टीन प्रेजेंट है, वहां पे क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनकॉर्पोरेट होगा। तो ऐसा कौन सा टेट्रापेप्टाइड है, ये है सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड मिथ्योनिन। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद थ्रियोनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड यहाँ नहीं हो सकता। एलेनिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैनिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिस्टीन जहाँ पे आ रहा है वहीं पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट होगा। और थ्रियोनिन और लाइसिन, ये सब क्या है, लाइसिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। एलिनिन, प्रोलिन, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। और प्रोलिन काफी ज्यादा अलग है दूसरे अमाइनो एसिड्स के से, क्योंकि ये क्या है, एक इम्यूनो एसिड है। इसके अंदर एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है इसकी साइड चेन के अंदर। और हिस्टिडीन और ग्लाइसिन, हिस्टिडीन क्या है, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, लेकिन एट pH 7 ये क्या करता है, न्यूट्रल रहता है, और इसी वजह से इसको एज ए फिजियोलॉजिकल बफर यूज करते हैं हिस्टिडीन को। ओके, देन ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। और ये क्या है, एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी साइड चेन के अंदर भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ये कॉमन प्रॉपर्टीज है सारे अमाइनो एसिड की, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। Then next question है, of the double-stranded DNA sequences given below, the sequence that is expected to have a higher melting temperature is। तो higher melting temperature किसका होगा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वही क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर भी उसका ज्यादा होगा। तो जी और सी के अंदर हमें पता है कि वॉटसन क्रिक मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जी और सी के अंदर क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन ए और टी के अंदर एडेनिन और थाइमिन के अंदर बीच में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जी और सी सीक्वेंस जिसमें ज्यादा होगी वहीं पे क्या होगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, क्योंकि वहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं और उन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ काउंट करना है कि सबसे ज्यादा जी सी सीक्वेंस कहाँ पे आ रही है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ 5 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सबसे ज्यादा अभी तो यहाँ है, बी में 15 है। उसके बाद सी में तो दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल 2 में है, तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद डी में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो भी इसमें कम है, सबसे ज्यादा किसमें है, बी में, क्योंकि इसमें 15 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें बिल्कुल आपको काउंट करना है ओनली कि किसमें जी सी सीक्वेंस ज्यादा है, जिसमें जी ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका सबसे ज्यादा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, CSIR नेट में भी आया हुआ है। तो ये जो सारे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो भी इन दूसरे एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं। तो आपको जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे एग्जाम के फॉर्म्स फिल करने हैं सबसे पहले, और उन एग्जाम के सारे एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है, ए पेप्टाइड ऑफ सीक्वेंस सेरीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन
और आर्जिनिन, ये एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट द पॉसिबल फॉस्फोराइलेशन साइट इन दिस पेप्टाइड। तो हमें पता है फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, यूकेरियोट के अंदर सेरीन में सबसे ज्यादा फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट की है ये सीक्वेंस। तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों को पता है 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग चलती है उसमें क्वारम सेंसिंग के टाइम। तो 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग में क्या होता है, हिस्टिडीन पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बाद वो एस्पार्टिक एसिड पे होगा। इस तरह से फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, सबसे पहले हिस्टिडीन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन। ओके, देन नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये एक टाइप का रिवर्सिबल इनहिबिशन है। जब भी किसी एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है तो 2 टाइप से कर सकते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होगा, वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा, कोई भी इनहिबिटर एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा और उसमें कुछ ऐसा चेंज करेगा जिसकी वजह से वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, इट मींस ये क्या होगा, वापस से अपनी फर्स्ट पहले वाली पोजीशन पे आ सकता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, कोई भी इनहिबिटर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता था। तो जैसे इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, उसको वापस से अपनी पहले वाली स्टेट में लाया जा सकता है और उस इनहिबिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके। ओके, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिथोट्रिक्सेट, जो किसको इनहिबिट करता है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ओके, और डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रिजेंबल करता है विटामिन B9 से, फोलिक एसिड से, जिसमें क्या होता है, उसको टेट्राहाइड्रोफोलेट को फोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता अगर डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो। ओके, तो मिथोट्रिक्सेट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। इसके अलावा मेलोनेट है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को भी इनहिबिट करता है। इस तरह से काफी सारे एग्जांपल हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। और इसमें किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इसको, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके। तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, एंजाइम कुछ नहीं कर पाएगा, और ये तो बिल्कुल इसका कोई मतलब ही नहीं है। डाइल्यूशन द रिएक्शन मिक्सचर, तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके अलावा काफी सारे रिवर्सिबल इनहिबिशन के एग्जांपल हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ये सारे एग्जांपल हैं एंजाइम इनहिबिशन के। ओके, सो ये टॉपिक भी आप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गेट में और डीबीटी में और सीएसआई नेट में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। माइकलिस मेंटेन से एलोस्ट्रिक एंजाइम्स, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे टॉपिक्स भी आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी कोई लेक्चर लेके आ जाऊंगी एंजाइम इनहिबिशन से या फिर एंजाइम से रिलेटेड। ओके, देन नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड of DNA obtained after reverse transcription of a bacterial messenger RNA is the same as। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो फर्स्ट DNA स्ट्रैंड जो ऑब्टेन की गई है आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो स्ट्रैंड किसके सेम होगी, कौन सी स्ट्रैंड के सेम होगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस से अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू आरएनए से वापस सी डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए की स्ट्रैंड मिली है, सी डीएनए की स्ट्रैंड, वो किसके जैसी होगी। ओके, तो किसके जैसी हो सकती है, सबसे पहले हम लोग डीएनए से स्टार्ट करते हैं। ये एक डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ये एक डीएनए है। अब इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, प्लस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं
कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाली एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसमें से क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा। ओके, तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, इस वाली स्ट्रैंड से, और ये जो स्ट्रैंड होगी कॉम्प्लीमेंट्री होगी इस वाली स्ट्रैंड के, इस वाली स्ट्रैंड के तो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जस्ट अपोजिट जो सीक्वेंस होगी वो इसमें होगी, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी वो सेम होगी इस वाली सेंस स्ट्रैंड के। ओके, तो सेंस स्ट्रैंड के की सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस से बिल्कुल एज इट इज सेम होती है एक्सेप्ट थायमिन, क्योंकि यहाँ पे थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। ओके, तो इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और माइनर स्ट्रैंड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेंस स्ट्रैंड भी पूछ सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड पूछ सकते हैं, नॉन टेम्पलेट प्लस स्ट्रैंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है। ओके, तो अभी इसमें पूछा है कि अभी इस मैसेंजर आरएनए से वापस से जो डीएनए बनेगा वो किसके जैसा होगा, तो वो किसके जैसा होगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो क्या होगा, एंटीसेंस स्ट्रैंड के जैसा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड। ओके, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है, ये एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड है, जब मैसेंजर आरएनए से वापस से सी डीएनए बनेगा वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो किसके जैसा होगा, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, या फिर मैं अपना मेल भी दे दूंगी, तो उसमें भी आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो ये 10 क्वेश्चन थे, अब आगे नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं, और मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मैं सोल्व कराऊं इस एक महीने के अंदर। ओके, सितंबर तक आपका पूरा 10 क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दूंगी। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।